मेरे प्यारे प्रतिभागियों, महिला सशक्तिकरण ये शब्द सुनते ही क्या हमको खुश होना चाहिए? क्या यह हमारा अचीवमेंट है? दोस्तों, महिला सशक्तिकरण की जरूरत पड़ रही है क्योंकि महिलाओं की स्थिति समाज में कमजोर है, दोयम दर्जे की है। और उस स्थिति से महिलाओं को निकाल करके बाहर लाना, उनको अच्छी सुविधाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक पहुंच उपलब्ध कराना, ताकि महिलाएं समाज में बराबरी की भूमिका निभा सकें और अपने न्यायपूर्ण स्थान को प्राप्त कर सकें। इसका मतलब है कि महिला सशक्तिकरण समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति को भी दिखाता है, जिसमें बदलाव की जरूरत है। बदलाव की बात करें तो भारतीय संविधान सामाजिक न्याय का, सामाजिक बदलाव का दस्तावेज है। भारतीय संविधान के माध्यम से हमने अपने समाज सुधारकों के, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित किए गए आदर्शों को हमने अपने समाज में लागू करने का प्रयास किया है, समाज को सुधारने का प्रयास किया है। तो हमारा जो संविधान है वो सामाजिक न्याय का साधन कैसे है? क्योंकि हमारे संविधान के माध्यम से हम समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करते हैं और समाज के संसाधनों जैसे कि धन संपत्ति, जैसे कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी और अवसरों की समानता को जो है हम सबको उपलब्ध कराते हैं, ताकि इन धन संपत्ति, सुविधाओं और अवसरों के उचित बंटवारे से जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको बेहतर जीवन की प्राप्ति हो सके और वो भी समाज के अंदर में सद्भावना के साथ रह सके और भविष्य में एक मनुष्य होने के नाते हमको बराबरी का स्थान जो है सभी के लिए मिल सके। तो इन आदर्शवादी बातों के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे महिलाओं के लिए संवैधानिक संरक्षण का प्रावधान। संवैधानिक संरक्षण का प्रावधान महिलाओं को क्यों दिया जाना चाहिए, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि महिलाएं थोड़ी सी पिछड़ गई हैं। अगर हम उनको बेहतर सुविधाएं देंगे तो महिलाएं जो है वो पुरुषों के बराबर ही समाज में भूमिका निभा सकती है। हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि संवैधानिक संरक्षण के जो प्रावधान है या संविधान में महिलाओं के संरक्षण के जो प्रावधान है, उनमें सबसे पहला हिस्सा है महिलाओं को राजनीतिक ताकत देने वाला हिस्सा, राजनीतिक प्रावधान। इसके बाद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली बनाने का प्रावधान किया गया है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन देने का प्रयास किया गया है। और अंत में हमारे मौलिक कर्तव्यों में यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली जो कुप्रथाएं, सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको खत्म किया जा सके। तो इस तरह से हम सभी एंगल से महिलाओं को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हमारे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जिनमें महिलाओं के संरक्षण के प्रावधान है। सबसे पहला महिला आरक्षण अधिनियम। अभी आप देखिए, भारतीय संविधान में 106वां संशोधन अधिनियम प्रस्तुत करके आपका जो है महिलाओं को संसद, विधानसभा और स्थानीय स्तर पर आरक्षण देने का यहां पे प्रावधान किया गया है। लोकसभा के अंदर महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 330A का प्रावधान किया गया है। विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 332A का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली की विधानसभाओं में 1/3 सीटों में महिलाओं का आरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 239AA में संशोधन किया गया है, इसको शामिल किया गया है। तो इस तरह से 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये महिलाओं को हमारी राजनीति के सबसे शीर्ष स्तरों पे 1/3 आरक्षण देता है। ठीक है, इससे जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स जो है इसमें हमारा सुधार आएगा, क्योंकि निर्णय निर्माण के स्तर पे सांसद और विधायक जो हमारे कानून बनाने वाले हैं, जो मंत्री बन करके हमारे यहाँ शासन प्रशासन का काम संभालते हैं, इन उच्च स्तरों पे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और इससे महिलाओं से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में मदद मिलेगी। तो ये बहुत निर्णायक कदम है, ये यूनाइटेड नेशंस तक जाएगा हमारे जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स को बताने के लिए। इसके अलावा हमको नहीं भूलना चाहिए कि पहले भी हम महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर चुके हैं भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 जो है इसमें 243D में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243T में नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 संरक्षण का प्रावधान। तो ये हो गया राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए। इसके बाद हम मौलिक अधिकारों में आते हैं, फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण।
इसके अंतर्गत महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से यह संरक्षण दिया गया है। तो महिलाओं के साथ भेदभाव का अंत तो यहीं से शुरू हो जाता है। कानून के आगे सब बराबर हैं और कानून जो है महिला और पुरुषों दोनों को बराबर संरक्षण देता है। इसके अलावा आपका अनुच्छेद 15 में लैंगिक विभेद का निषेध किया गया है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर किसी भी विभेद का निषेध किया जाएगा। तो एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में जो लैंगिक भेदभाव है उसको खत्म करने को एकदम प्रायोरिटी, तरजीह दी गई है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो समानता का अधिकार है ये महिलाओं के हक में जाता है। समानता की ही बात करते हुए हम लोग अनुच्छेद 16 को देखेंगे। लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी सरकारी नौकरी में महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर मौका दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में बराबर मौका देने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी में आरक्षण, इसका ये मतलब है कि महिलाएं जो है सरकारी नौकरी में पुरुषों के बराबर जो कंपटीशन कर सकती है, लैंगिक भेदभाव का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। तथापि छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के लिए पदों में 30% आरक्षण की व्यवस्था है। अन्य राज्यों में भी इसी तरह का आरक्षण दिए गए हैं, स्थानीय और आपका राज्य सरकार के पदों में। प्राइवेट सेक्टर में भी हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर को भी आपका डाइवर्सिटी के लिए इंस्पायर करते हैं ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय करें। अनुच्छेद 15(3) आर्टिकल 15(3) जो हमारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर में आता है, इसमें यह विशेष प्रावधान है कि महिलाओं और बच्चों की हितों की रक्षा के लिए राज्य जो है विशेष कानून बना सकेगा। राज्य मतलब सरकार विशेष कदम उठा सकेंगे और विशेष योजनाएं बना सकेंगे, तो उस पर कोई रोक नहीं है। अब हम लोग आते हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य की नीति के निदेशक तत्व में अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। इसका मतलब महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को एक बराबर वेतन मिलेगा। अब ये वाद योग्य भले ही ना हो, लेकिन हमारे यहाँ जो लेबर लॉज है, ठीक है, आपका जो लेबर कोड तैयार किया गया है ऑन वेजेस, कोड ऑन वेजेस के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को एक बराबर वेतन मिलेगा। मनरेगा में आपका सबसे ज्यादा संख्या में लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर में ये प्रावधान है कि महिला और पुरुष जो हैं उनको एक समान वेतन मिलेगा। तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा अनुच्छेद 42 में ये कहा गया है कि महिलाओं को जो है प्रसूति में सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है, इसमें कहा गया कार्य की मानवोचित दशाएं रहें। मानवोचित दशाओं में शामिल है कि अगर महिलाएं कार्य करने जाती हैं तो कार्यस्थल पे उनको जो है अपने बच्चों का ख्याल रखने का मौका मिले, झूला घर इत्यादि वहां पे उपलब्ध हो ताकि बच्चों का ख्याल रखा जा सके, वो महिलाएं बच्चों से मिल सकें। इसके अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनको भी पुरुषों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जितनी ही तरजीह दी जाए। और फाइनली महिलाओं को मातृत्व लाभ दिया जाए, तो उसके लिए मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है सरकार ने पास किया है, जो महिलाओं को कम से कम 6 महीने तक आपका पेड लीव, सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान करता है अगर वो गर्भवती है, उनका बच्चा होने वाला है। ठीक है, तो प्रसूति सहायता जो है वो क्लियर कट यहाँ पे दिया गया है। सरकार तो इससे भी ज्यादा फैसिलिटी दे रही। अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों के लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी, ऐसा नीति के निदेशक तत्वों में कहा है। यहाँ कमजोर वर्गों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं वो तो हैं ही, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में सबसे बड़ा वर्ग तो महिलाएं ही हैं, तो उनके कल्याण के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करने चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो नीति के निदेशक तत्व यद्यपि वाद योग्य नहीं है, लेकिन उनको लागू करने के लिए या उनसे प्रेरणा लेकर के सरकार ने जो कानून बनाए, जिनका मैं यहाँ पे उदाहरण दे रहा था, वो सभी कानून महिलाओं को हक उपलब्ध कराते हैं और आपका महिलाओं को समाज में बेहतर स्थान प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो वो संविधान के पूरक ही हो गए। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 51 क में 51A में आपका जो है कुप्रथाओं के त्याग से संबंधित बात है। मौलिक कर्तव्य नंबर 5 ये कहता है कि ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, उन प्रथाओं को त्याग किया जाना चाहिए। और ऐसी प्रथाएं जो है वो समाज के लिए उचित नहीं है, अस्वास्थ्यकर है। देखिए, हमारे यहाँ समाज सुधार की शुरुआत ही महिलाओं को केंद्र में रख करके हुई थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा महिलाओं के हितों की आवाज उठाई थी, और इसके अलावा बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह, इन सब के खिलाफ भी लंबे समय से आंदोलन चले। और भारतीय संविधान जो है ये नागरिकों से अपील करता है कि अपने आसपास की कुप्रथाओं को देखिए और उनको खत्म कीजिए। तो दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत बहुविवाह का अंत, 3 तलाक का अंत, ये सब सामाजिक सुधार महिलाओं के खिलाफ
चलने वाली कुरीतियों को समाप्त करते हैं, और इसकी वजह से हम लोग जो है बड़े बढ़िया तरीके से कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए बेहतर स्थिति आ रही है, अच्छे दिन आ रहे हैं। लेकिन अभी भी महिलाओं के खिलाफ कुछ कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि घर में महिलाओं को अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता है। ठीक है, घरेलू हिंसा का सामना कर रही है, तो हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लाया, जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण हम दे रहे हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को बचाने के लिए हमने कानून बनाया है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम 2013। इसके अलावा हमने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कठोर सजाओं का प्रावधान किया है। ये जो है आगे आने वाली कुरीतियां हैं, ये चैलेंजेस हैं जिसका हम लोग सामना करेंगे। ठीक है, और उसके लिए भी हम अब सशक्त रूप से कानून बना करके इन संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने का इरादा रखते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि इस तरह से हम समाज को महिलाओं के लिए बेहतर बना सकते हैं, और हमारा संविधान जो कि सामाजिक न्याय का एक दस्तावेज है, ये समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए उनको ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराता है, और महिलाओं को भी बेहतर संसाधन, बेहतर जीवन के अवसर उपलब्ध करा करके हमारा संविधान जो है एक सामाजिक न्याय के दस्तावेजों में स्वयं को स्थापित करता है। तो अपने कमेंट्स, अपने सवाल इनको भेजते रहिए, हम उनको लगातार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के लेक्चर्स को जो है आप आगे भी हासिल करते रहें। थैंक यू वेरी मच।